अस्सलामुअलैकुम। एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी में आज हम जो है वो बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोन्स क्या होती हैं। बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी बोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। तो अब जब हम लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं इसकी भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनमें से एक टाइप जो है वो बोन्स की है। सो क्या है कि ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, कनेक्शंस का काम कर रही है। तो नेक्स्ट बात लिखी हुई है कि ड्यूरेबल टाइप। तो ड्यूरेबल टाइप से क्या मतलब है? ड्यूरेबल टाइप का मतलब है कि ज़्यादा अरसे तक रहने वाली। यानी बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं जिस तरह ब्लड वगैरह हैं उनका जो है वो एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है। जिस तरह रेड ब्लड सेल्स है 120 डेज़ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर न्यू बनेंगे। लेकिन बोन जो है वो ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, यानी लंबे अरसे तक रहने वाले जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइक अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द बोन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वो रेफरेंस दे के बात करें कि जिस तरह कनेक्टिव टिश्यू की दूसरी टाइप्स होती हैं जिनमें वो सेल्स होते हैं और उसके अलावा जो है वो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस या मैट्रिक्स मौजूद होती हैं, इसी तरह जो है वो बोन्स के अंदर भी बोन सेल्स होंगे और इसके अलावा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। जब कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू में 5 या 6 टाइप के सेल्स होते हैं और उसके अलावा फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के अलावा जो है वो इनमें जो है वो ग्राउंड सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। तो सेम इनमें क्या होंगे? बोन सेल्स होंगे, बोन मैट्रिक्स होंगी और उसमें क्या होंगे? ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। द मैट्रिक्स ऑफ bone has the special property to being rigid because it is impregnated with the mineral salts, mainly the calcium phosphate। अब इन्होंने कहा है कि जो मैट्रिक्स है बोन की वो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि वो रिजिड होती है, यानी एक रिजिड स्ट्रक्चर है। किस वजह से? क्योंकि ये इम्प्रेगनेटेड की हुई है, यानी कि जो है वो इसने फिल किया हुआ है। इसकी जो मैट्रिक्स है वो फिल्ड है किनकी वजह से? मिनरल सॉल्ट्स और जिनमें से मेनली कैल्शियम फॉस्फेट की मदद से। यानी मैट्रिक्स जो हैं वो इनकी वो भी जो हैं वो रिजिड्स हैं क्योंकि इनको जो है वो फिल किया हुआ होगा बहुत से मिनरल सॉल्ट्स ने और कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो जो है यहाँ पे फिल्ड होंगे, जिनकी वजह से इनकी मैट्रिक्स जो है वो भी हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगी। Hence, the chief physical property of bone tissue is the toughness and hardness। So, chief property bone की क्या है कि ये टफ़ होंगी और हार्ड होंगी। ठीक है, टफनेस और हार्डनेस इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो टफनेस से क्या मुराद है? टफनेस से मुराद है कि ये जो है वो रेजिस्ट करती हैं। अगर इन पर स्ट्रेस वगैरह अप्लाई होगा तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगी, जो हैं यानी अपनी एक प्रॉपर शेप को मेंटेन रखेंगी। और हार्डनेस क्या है? हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होंगी, जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप हैं उनकी तरह लूज़ नहीं होंगी। सो ये हार्ड हैं। तो यही प्रॉपर्टी है बोन की। कनेक्टिव टिश्यू बाकी कनेक्टिव टिश्यू से कंपेयर करके ये, क्योंकि ये टिश्यूज़ जो हैं वो हार्ड होते हैं और जो है वो टफनेस प्रोवाइड करते हैं। The 260 bones that compose the adult skeleton are divided into the 5 categories based on their shape। अब हमारी बॉडी में जो 26 जो बोन्स होती हैं 206 बोन्स वो कंपोज होती हैं एडल्ट स्केल्टन को, यानी हम एडल्ट जो है वो उसमें 206 बोन्स होती हैं। उनको डिवाइड किया जाता है 5 कैटेगरीज में उनकी शेप की बेसिस पर। Their shapes and their functions are related such that each categorical shape of the bone has a distinct function। और हमने इनको 5 कैटेगरीज़ में क्यों डिवाइड किया गया है इनकी शेप और फंक्शन के लिहाज से? क्योंकि हर कैटेगरी में आने वाली जो बोन्स होंगी उनका अपना फंक्शन होगा। ठीक है, यानी जो 5 कैटेगरी में डिवाइड हैं उनका जो है वो फंक्शंस भी उसी कैटेगरी के से रिलेटेड होगा। यहाँ पे ये जो है वो स्केलेटन दिखाया हुआ है और इसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ जो जिस तरह बोन्स हमने डिवाइड की हुई हैं या किस तरह की बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या है? फ्लैट बोन में एग्जांपल है स्टर्नम की।
उसके बाद है इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन, सीसमॉइड बोन एंड द लॉन्ग बोन। सो अब इसमें भी अगर इनकी एग्जांपल में फ़र्दर देखा जाए तो फ्लैट बोन की एग्जांपल में क्या आ रही है, स्टर्नम, और अगर जो इरेगुलर बोन की एग्जांपल में आ रही हैं वर्टिब्रा यानी हमारी रीढ़ की हड्डियाँ। शॉर्ट बोन की एग्जांपल्स में क्या आ रही हैं, ये जो है वो कार्पल्स आ रही हैं, हमारी ये हाथ की जो 8 हड्डियाँ होती हैं शॉर्ट बोन्स में आ जाती हैं। सिसमॉइड बोन में पेटले का स्ट्रक्चर आता है, यानी हमारी जो नी कैप बना रहा होता है बना रही होती हैं बोन्स, वो आ जाती हैं। और लॉन्ग बोन में क्या आ जाती है, फ्यूमर आ जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बोन्स होती हैं उनमें बोन सेल्स भी होते हैं, बोन मैट्रिक्स होंगी, और जो है वो ग्राउंड सब्सटेंसेस भी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोन सेल्स जो कि बोन्स में मौजूद होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल आर एसोसिएटेड विद द बोन्स, यानी 4 टाइप के सेल जो होते हैं वो बोन से एसोसिएटेड होते हैं। However, they should all be considered as a different functional states of the same cell type। यानी 4 टाइप के सेल्स जो हैं वो बोन्स को बना रहे होते हैं, और ये जो हैं वो अपने फंक्शनल के हिसाब से इनको इन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेल जो यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स, जो कि स्टेम सेल्स होते हैं। उसके बाद हैं ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोसाइट्स बोन मैच्योरिंग सेल, और उसके बाद आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन डिज़ोल्विंग सेल। तो ये 4 टाइप के सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं बोन्स में। यहाँ पे ये 4 टाइप्स के जो बोन सेल्स मौजूद होते हैं इनकी जो है वो डायग्राम्स दिखाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आ जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, मेंटेन्स करते हैं बोन टिश्यू को। जो हम इनको क्या कह देते हैं कि ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये बोन की शेप को मेंटेन रखते हैं। यानी कि जब बोन्स मैच्योर हो जाएंगी तो उनकी मैच्योरेशन किसकी वजह से होगी, ऑस्टियोसाइट्स की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये इनकी शेप दिखाई हुई है, इस तरह के राउंडेड से सेल्स होंगे ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स। तो इनका फंक्शंस क्या है कि ये बोन मैट्रिक्स को बनाएंगे, या हम कह सकते हैं कि बोन फॉर्मिंग सेल्स जो कि बोन्स बनाते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप जो आ रही है वो ऑस्टियोजेनिक सेल की लिखी हुई है। ऑस्टियोजेनिक सेल जो होते हैं ये स्टेम सेल्स भी होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट सेल्स बनेंगे वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होंगे, और फिर ऑस्टियोजेनिक सेल्स ही फर्दर डिवाइड हो जाएंगे इन 3 टाइप ऑफ सेल में। स्टेम सेल्स यानी मदर सेल्स हैं, आगे जो सेल्स की 3 टाइप हैं वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स से ही बननी है। और लास्ट पे यहाँ पे आ रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं इन्हें बोन डिज़ोल्विंग सेल भी कहते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्ब करते हैं बोन को, यानी बोन्स के सेल जो हैं वो जब जो है वो अपनी मैच्योर हो जाते हैं, या जो है वो उनका फंक्शन अपना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनको जो है वो डिग्रेड करके दोबारा उनकी जगह न्यू सेल्स बनाए जाते हैं। सो वो उन ओल्ड सेल्स की या जो है वो डिग्रेडेशन या डिज़ोल्विंग जो है वो किसकी वजह से होगी, वो ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से होगी। सो ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब, इन्हें क्या कहते हैं, बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल या बोन डाइजेस्टिंग सेल्स। तो सबसे पहली टाइप के सेल जो हमने डिस्कस करने हैं वो है ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स या स्टेम सेल comprises the population of cell in the innermost layer of the periosteum or the endostele lining cells of the marrow cavities and the living cells of the Haversian canal। तो ये क्या करते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्रियोस्टियम जो है वो उसकी मेम्ब्रेन की, और इसके अलावा ये जो है वो लाइनिंग्स बनाते हैं हैवर्सियंस कैनाल की। सो प्रियोस्टियम्स जो है वो क्या होती है, ये एक आउटर लेयर होती है जो कि कम्पैक्ट बोन को सराउंड करती है। यानी सबसे पहले प्रियोस्टियम्स होंगी आउटर मेम्ब्रेन, उनके अंदर कम्पैक्ट बोन, और फिर उनके जो है वो नीचे स्पॉन्जी बोन्स मौजूद होंगी। और हैवर्सियंस कैनाल्स क्या होती हैं कि बोन के अंदर एक नैरो जो है वो कैविटी होती है, एक होलो कैविटी होती है, या एक कैनाल का जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हैवर्सियन कैनाल्स कहते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, प्रियोस्टियम की इनर मोस्ट लाइनिंग बनाते हैं, और इसके अलावा लाइनिंग सेल्स जो होते हैं वो हैवर्सियंस कैनाल के होते हैं। ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स किस तरह के होते हैं, इस तरह के सेल्स जो हमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जिन्हें ऑस्टियोजेनिक सेल भी लिखा हुआ है, ये वाले सेल्स।
ऑस्टियोजेनिक सेल्स। नेक्स्ट जो है वो सेकंड टाइप ऑफ सेल जो है वो है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, डिफरेंशिएट बोन फॉर्मिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स, इट secretion of collagen and ground substances make up the initial unmineralized bone or osteoids also associate with calcification of the matrix। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहा है उन्होंने कि डिफरेंशिएटेड बोन्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स के लिए। यानी इन्होंने बोन बनानी है तो बोन सेल्स कहाँ पे, बोन मैट्रिक्स में बनानी है, ठीक है। और इन्होंने क्या सेक्रेट करनी है, कोलेजन को और ग्राउंड सब्सटेंसेस को। अब कोलेजन्स क्या होती हैं, कोलेजन फाइबर्स के बारे में भी जैसे हमने पढ़ा था कि ये हार्ड होते हैं, हार्ड फाइबर्स होते हैं। तो जो बोन का की मैट्रिक्स होती है वो भी हमने कहा था कि हार्ड होती है, टफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती हैं, सेक्रीशन करवाती हैं कोलेजन की और ग्राउंड सब्सटेंसेस की। और ग्राउंड सब्सटेंसेस में क्या जाते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। तो मेकअप करेंगी इनिशियल अनमिनरलाइज्ड बोन, यानी स्टार्ट में जो अनमिनरलाइज्ड बोन, यानी अभी बोन जो है वो बन रही है, जो अभी सॉफ्ट होगी, अभी उसमें जो है वो कैल्सिफिकेशन नहीं हुई, कैल्शियम और फॉस्फेट जमा नहीं हुए कि उनकी मैट्रिक्स जो है वो हार्ड हो जाए। तो ये वो सेल्स हैं जो कि बोन्स को बनाएंगे। उसके बाद जो है वो उनमें कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो और अदर मिनरल्स जो है वो आके जो है वो स्टोर होना शुरू होंगे। तो इस तरह जो इनकी मैट्रिक्स है फिर हार्ड हो जाएगी। तो वो ऑस्टियोब्लास्ट को इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। यहाँ पे दिखाए हुए हैं ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल। नेक्स्ट आ जाती है थर्ड टाइप ऑफ सेल जो कि हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, हमने कहा था मैच्योरिंग सेल है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट ने जो है वो अनमिनरलाइज्ड यानी सॉफ्ट बोन जो है वो इमेच्योर बोन बनानी है। और उसके बाद जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट ने उसको मैच्योर करवाना है, उसके अंदर उसकी टफनेस और हार्डनेस जो है वो इसको प्रोवाइड करनी है। Osteocytes maintain the bone matrix and are able to synthesize and reabsorb the matrix into the limited extent। अब ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मेंटेन करते हैं बोन की मैट्रिक्स को, और इसके अलावा जो है वो इस यानी इनकी ये प्रॉपर्टी भी है ये कि ये सिंथेसाइज या रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं मैट्रिक्स को लिमिटेड एक्सटेंस तक, ठीक है। यानी इन्होंने जो है वो बोन को मैच्योर करवाना है, इनकी मैट्रिक्स को टफनेस प्रोवाइड करनी है, और इसमें जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाना है बोन्स के अंदर। फोर्थ टाइप के सेल जो हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट हैं। सो लार्ज, मोटाइल, ऑफन मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन रिजॉर्बिंग सेल। Their precursors are stem cells into the blood producing tissue of bone marrow and spleens। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, इन्हें हम कहेंगे बोन डिज़ोल्विंग सेल। जब बोन्स के सेल अपना प्रॉपर जो है वो एक टाइम गुजार लेते हैं, उसके बाद वो अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो उसके बाद ये होता है कि उन बोन सेल्स को दोबारा डिज़ोल्व किया जाता है। उनको डिज़ोल्व करने के बाद उनमें मौजूद जो यूज़फुल प्रोडक्ट होती हैं उनको ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है वो बोन का सेल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और उसकी जगह पे जो है वो स्टेम सेल या ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो न्यू सेल प्रोड्यूस करेंगे, और जो है वो फर्दर प्रोसेस होगा। सो ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़े लार्ज होते हैं, और उसके अलावा ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर रहे होते हैं। और उसके बाद इनकी एक प्रॉपर्टी ये क्या है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनका फंक्शंस क्या है, इन्होंने रीअब्जॉर्ब करना है ओल्ड जो है वो बोन सेल्स को। और इनके जो प्रिकर्सर्स हैं वो स्टेम सेल्स यानी ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स में ही बनते हैं। और फिर कहाँ पे बनते हैं, ब्लड प्रोड्यूसिंग टिश्यू, यानी बोन्स के वो पार्ट जो ब्लड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वहाँ पर ही जो है वो इनके प्रिकर्सर, वही स्टेम सेल इनके प्रिकर्सर भी बनाते हैं, यानी बोन मैरो में बनते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ पर बनते हैं, स्प्लीन में। उसके बाद जो है वो ब्लड में ये एंटर हो जाएंगे बोन में, और फिर वहाँ पर जो है वो डिज़ोल्विंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नीचे एक बात बताई हुई है स्टेम सेल्स के बारे में। तो स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं बोन रीअब्जॉर्बिंग यानी मोनोसाइट्स के अंदर, एंड देन फ्यूज विद द अदर्स टू फॉर्म अ लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट।
अब स्टेम सेल जो हैं वो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बोन रीअब्जॉर्बिंग मोनोसाइट्स के अंदर, यानी स्टेम सेल से पहले बोन रीअब्जॉर्बिंग या ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बनेंगे और देन ये फ्यूज़ कर जाएंगे एक दूसरे के साथ लार्ज मल्टीनेटेड ऑस्टियोक्लास्ट बनाने के लिए। मतलब ये है कि पहले जो सेल स्टेम सेल से बनेंगे मोनोसाइट्स, उनके अंदर एक न्यूक्लियस ही मौजूद होगा, फिर डिफरेंट मोनोटाइप्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे और फिर एक ही सेल बना देंगे ऑस्टियोक्लास्ट का। तो जो वो सेल बनेगा उसके पास जो है वो न्यूक्लियस का नंबर 1 नहीं होगा, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बोन मैट्रिक्स की। तो बोन मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनके अलावा जो बोन मैट्रिक्स होती हैं, यानी वो तो बोन सेल्स थे, इनके अलावा जो इनमें मैट्रिक्स या स्पेसिस मौजूद होती हैं वो किन पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती हैं। द इनऑर्गेनिक minerals component of the bone matrix is responsible for hardness of the bone tissue and constitute about 65% of the dry weight of bone। अब ये बात हो रही है इनऑर्गेनिक मिनरल्स की। इनऑर्गेनिक मिनरल्स में क्या आ जाएंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। सो इस तरह के जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में या बोन्स में, तो उनका फंक्शंस क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन की हार्डनेस की वजह से। यानी इनकी मैट्रिक्स हार्ड ही इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें ये मिनरल डेपोजिट्स होते हैं। और जो बोन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, यानी इस तरह जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ड्राई वेट का अबाउट 65% बनाते हैं बोन्स के। यानी बोन्स के ड्राई वेट का अबाउट 65% जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मिनरल्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स आर द चीफ बोन मिनरल्स बट सब्सिक्वेंशियल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिट्रेट आर ऑल्सो फाउंड। अब उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो इनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो कैल्शियम और फास्फेट ही हैं। मतलब नंबर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम और फास्फेट जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी जो है वो सब्सटेंशियल क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है किसकी, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कार्बोनेट्स की, सिट्रेट्स की। तो ये तमाम क्या है, ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं जो बोन्स में मौजूद होते हैं, बोन मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं और बोन्स को जो है वो टफनेस प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अकर इन द मिन्यूट, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस भी मौजूद हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो हैं वो दूसरे मिनरल्स की हैं, तो इसलिए उन्हें कहा है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हैं वो मिन्यूट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। बोन मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाई हुई है कि किस तरह के सेल होंगे। सबसे पहले है एंडोस्टियम, ये इस तरह के सेल यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, ये वाले सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। उसके बाद ये वाली जो स्पेसिस यहाँ पे दिखाई हुई हैं ये क्या हैं, ये बोन मैट्रिक्स हैं। बोन मैट्रिक्स के बाद क्या है, ऑस्टियोसाइट्स, ये वाले सेल जो इन मैट्रिक्स के दरमियान मौजूद हैं ऑस्टियोसाइट्स हैं जिन्होंने मैचुरेशन करवानी है, यानी बोन मैच्योरिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद ऑस्टियोजेनिक सेल या स्टेम सेल्स होते हैं, ये इस तरह के सेल्स होंगे जो कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस करवाएंगे या स्टेम सेल्स हैं, इनसे डिवाइड होकर फर्दर बनाएंगे सेल्स। और उसके बाद है ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मिंग सेल, स्टेम सेल्स के पास ही मौजूद हैं ऑस्टियोब्लास्ट। सो नेक्स्ट आ जाता है कि टाइप ऑफ बोन्स, कितनी टाइप्स की बोन मौजूद होंगी। तो ऑन मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द 2 टाइप ऑफ बोन टिश्यू कैन बी सीन अक्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, यानी बोन के अगर हम मैक्रोस्कोपिकली यानी बगैर माइक्रोस्कोप के ही देखें तो हम इसे जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। और वो कौन से सेक्शंस हैं, एक है कम्पैक्ट बोन और एक है स्पॉन्जी बोन। ये सामने एक बोन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसमें ये जो आउटर लेयर आ जाती है वाइट कलर की आउटर लेयर दिखाई हुई है, ये कम्पैक्ट बोन है। और कम्पैक्ट बोन के अलावा जो इनके अंदर फाइब्रस सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये रेड कलर का फाइब्रस सा स्ट्रक्चर जो दिखाया है ये है स्पॉन्जी बोन्स। ठीक है, इनको कितनी टाइप्स में डिवाइड किया है, कम्पैक्ट बोन और द स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन जो है वो हार्ड होंगी और स्पॉन्जी बोन जो होंगी ये सॉफ्ट होंगी। The structure of a long bone allow for the best visualization of all the part of the bones, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अगर लॉन्ग बोन को हम ऑब्जर्व करें तो ये हमें बेस्ट विजुलाइज देता है ऑल टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ बोन के बारे में। यानी अगर हमने बोन की टाइप्स को देखना है तो हम क्या देखेंगे, इसके लिए लॉन्ग बोन को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें ये तमाम पार्ट जो हैं वो इजीली नज़र आएंगे। अ लॉन्ग बोन हैज़ अ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, अब एक लॉन्ग बोन जो है वो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, द डायफाइसिस एंड द एपिफाइसिस।
यानी कि ये वाला जो हेड का रीजन है, ये वाला रीजन होगा एपिफाइसिस का रीजन, और ये वाला जो लॉन्ग रीजन है ये आ जाएगा डायाफाइसिस। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये है डायाफाइसिस, और ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये एपिफाइसिस का है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द डायाफाइसिस इज़ द ट्यूबुलर shaft दैट रन बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल एंड ऑफ द बोन। तो डायाफाइसिस क्या है? ये एक ट्यूबुलर shaft यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और कहाँ से कहाँ तक मौजूद होती है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड ऑफ बोन। सो प्रॉक्सिमल एंड क्या होगा? नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और डिस्टल एंड अवे टू द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो डायाफाइसिस जो है वो इनके दरमियान मौजूद होंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के दरमियान। द वॉल्स ऑफ द डायाफाइसिस आर कंपोज ऑफ द डेंस एंड हार्ड कम्पैक्ट बोन, और जो वॉल्स हैं डायाफाइसिस की वो कंपोज होती हैं डेंस और हार्ड कम्पैक्ट बोन्स की। सो कम्पैक्ट बोन क्या है? कम्पैक्ट बोन जो है वो डेंस स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू टाइप ऑफ द बोन टिश्यू, यानी दोनों टाइप ऑफ बोन टिश्यू में से इसका स्ट्रक्चर वो डेंस है और ये स्ट्रॉन्ग है। डेंस का मतलब ये है कि इनके जो सेल्स हैं वो इतने वो स्ट्रॉन्गली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हैं कि इनके दरमियान कोई भी जो है वो स्पेसिस मौजूद नहीं है। और टू टाइप ऑफ बोन टिश्यू में से ये दोनों में से स्ट्रॉन्गर हैं। इट कैन बी फाउंड अंडर द प्रीऑस्टियम एंड इन द डायाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन वेयर इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडर द प्रीऑस्टियम यानी मेम्ब्रेन के नीचे, और इन द डायाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, और लॉन्ग बोन्स के डायाफाइसिस में, जहाँ पर ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट और प्रोटेक्शन को। सो कम्पैक्ट बोन क्या है? हार्ड बोन है, और ज़्यादातर सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो है वो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, प्रीऑस्टियम का स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रही है, उसके बाद ये लेयर है कम्पैक्ट बोन की, और सेंटर में क्या है? स्पॉन्जी बोन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आए तो ये किसका दिखाया हुआ है? एक बोन्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये कम्पैक्ट बोन है, और इसके बाद कम्पैक्ट बोन को ही आगे जो है वो फर्दर दिखाया हुआ है। तो कम्पैक्ट बोन में क्या आ जाती है? ये वाला सारा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक कम्पैक्ट बोन का है। कम्पैक्ट बोन में डिफरेंट लेयर्स मौजूद होते हैं, और जो है वो इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व सेल्स मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं इसमें, और इसके अलावा जो है वो और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ बोन टिश्यू में आ जाता है स्पॉन्जी बोन। सो स्पॉन्जी बोन क्या है? स्पॉन्जी बोन इन विच द बोन सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो स्पॉन्जी बोन वो है जिनमें बोन सब्सटेंस जो होते हैं वो एक सिलेंडर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी इनमें स्पेसिस मौजूद होती हैं, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। Spicules and the trivaculi separated from each other by the numerous interconnected cavities. सो स्पॉन्जी बोन्स क्या होते हैं? इनमें सिलेंडर शेप्ड होते हैं। सिलेंडर्स यानी जो इनमें जो खाली स्पेसेस मौजूद होंगी उनकी शेप होगी सिलेंडर शेप्स हो जाएगी। इनमें स्पिक्यूल्स यानी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और ट्राइबैकुलस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द न्यूमोरियस इंटरकनेक्टेड कैविटीज़, यानी ये यहाँ पे जो है वो दिखाया हुआ है, ये ट्राइबैकुलस का स्ट्रक्चर है, ये कैविटीज़ जो खाली स्पेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद ये लैमेला है, और इसके बाद जो है वो इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो फिर स्पॉन्जी बोन क्या है? सॉफ्ट बोन है, स्पॉन्ज की तरह की होती है, इसमें खाली स्पेसेस मौजूद होती हैं, और इन स्पेसेस में फ़र्दर जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, बोन सेल्स मौजूद होंगे। और बोन सेल्स क्या आते हैं? ये अपने फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, बोन मैच्योरिंग सेल होंगे, बोन रीअब्जॉर्बिंग सेल होंगे, यानी जो प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल्स की या दूसरे ब्लड सेल्स की वो बोन मैरो में होगी, तो वो कहाँ पे होगी? वो स्पॉन्जी बोन में ही होगी। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा बोन्स को डिस्कस किया, बोन क्या है, उसके कंपोनेंट्स में बोन सेल्स, और फिर बोन्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, और टाइप्स में बोन में हमने देखा कि कम्पैक्ट बोन है और स्पॉन्जी बोन है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम आगे दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। सो थैंक्स।